So hello guys, it's Saurabh Tanwakar here, and today we are going to study in a one shot of chemical reaction and equation of class 10th. तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि जो अपना जो एजुकेशन क्लास है इट इज़ अ साइंस एपेक्स जो मैं धमधा में ले रहा हूँ, तो एज अ डेमो लेक्चर मैं आपको ये कंटेंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है मैं समरी लेक्चर्स को मैं मेरे साथ जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है मैं उनको बस प्रोवाइड करूँगा एज अ प्राइवेट फ़ोल्डर। बाकी एज अ डेमो लेक्चर अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैं होप करता हूँ कि आपका क्लास 10th में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। फ़िलहाल के लिए अपन बिना टाइम वेस्ट करे अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वन शॉट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपका 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। एक होता है आपका नॉर्मल बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दूसरा वर्ड से इक्वेशन बनाना, तीसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें आपको कुछ भी रिएक्शन दे देगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और आपका जो लास्ट में होता है कोरिजन रेसिडिटी का चांसेस काफ़ी कम है, बट हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं बिकॉज इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 7 डेज़ लगे थे इन अ क्लास, ठीक है, ऑफ 2 आवर क्लास। तो मैं जितना मिनिमम टाइम में मैं इसको कवर अप कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स यहाँ से ना छूटे, ठीक है। तो बेसिकली अपने को इसमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इसके पहले मैं आपको एक बार और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सौरभ ताम्राकार हूँ और मैंने अपना खुद का एजुकेशन क्लासेस धमधा में एस्टेब्लिश किया है। जो भी बच्चे अभी भी टाइम है, वक्त नहीं इतना ज़ाया नहीं हुए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू आर अ सिटीज़न ऑफ अ धमधा, देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सो इसीलिए मेहनत करते रहो और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सो वैसे तो मैंने क्लास में थोड़ा डिटेल्स में करवाया है, बट यहाँ पर जो है वो मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है उसको कवर अप करके ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सो ये आप लोग के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या मोर रिएक्टेंट वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो देखो रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपन लेते हैं, ठीक है। जो भी अपना लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो अपना रिएक्टेंट होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, जब किसी भी चीज़ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, नॉर्मली यही चीज़ होता है ना, तो सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंजेस, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस में जाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th ये सब में भी पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पर वन और मोर रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। मतलब एक रिएक्टेंट से तो कुछ एक प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला नहीं है, तो एक या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट लगेगा और वो कन्वर्ट होता है इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल है, जैसे सबसे पहला है मैग्नीशियम रिबन। यार ये जो इंपॉर्टेंट है ना मैग्नीशियम वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें बेसिकली होता है क्या, मैग्नीशियम जो है वो जनरली लैब में रिबन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब लैब में जब रिबन फॉर्म में पाया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो अपने को एयर से मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये आपका बनाता है MgO। और ये MgO जो फॉर्म होता है ये जो है वो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप लोग याद रखना, क्लियर है। क्या प्रोड्यूस करता है, MgO जब फॉर्म होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, डेजलिंग फ्लेम। ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा वाइट पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है। तो वाइट पाउडर तो फॉर्म होता ही है, साथ में एक डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक है। इस चैप्टर में अपने को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन इन द एयर देन
इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर दिस राइट टू कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला हो गया इसका इवोल्यूशन ऑफ फ्लेम, दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ अ वाइट पाउडर। क्लियर है? वैसे ही अपन लेते हैं तो ये जो है ये सब रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? ये सब क्या हो गया अपना रिएक्टेंट हो गया, और इस तरफ जो बन रहा है ये क्या अपना प्रोडक्ट। क्लियर है? अब लेड नाइट्रेट, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना पड़ेगा कि जो येलो सॉल्यूशन का जो होता है ये क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? आपको पहला क्या याद रखना है, डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है फ्रॉम मैग्नीशियम, और दूसरा लेड नाइट्राइड जो होता है जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो मैं इतना डिटेल में तो अभी वैलेंसी ये सब नहीं बता सकता, मैंने क्लास में ऑलरेडी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया, बट मैं यहाँ इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता। ठीक है? तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI, तो इसका जो कैटायन है ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन। तो एक्सचेंज ऑफ आयन जब होता है तो यहाँ का कैटायन यहाँ के एनायन से एक्सचेंज करेगा तो PbI2 फॉर्म होता है, और ये PbI2 जो है वो क्या है, एक येलो प्रेसिपिटेट है। क्लियर है? तो पहले जो पेज था उसमें अपने ने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने दो एग्जांपल देखे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या प्रोड्यूस करता है, डेजलिंग फ्लेम और वाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा लेड नाइट्राइड जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स PbI2 विच इज़ अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। क्लियर है? फिर तीसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं जिंक ग्रैन्यूल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जिंक ग्रैन्यूल को आप किस में लिए, ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, जिंक ग्रैन्यूल। ठीक है? अब इस जिंक ग्रैन्यूल को अपन ने लिया और उसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूशन ने H2SO4। ठीक है? जब जिंक ग्रैन्यूल को अपन H2SO4 में डालें तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब जिंक ग्रैन्यूल को H2SO4 के साथ डालेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब ये H2 गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, तो ये एक करेक्टरिस्टिक है। खास बात इसमें ये होती है कि हाइड्रोजन गैस को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है तो क्या करेंगे, अपन एक बर्निंग लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन के अपन क्या करेंगे, मैच स्टिक को अगर अपन यहाँ से पास लाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक पॉप साउंड। क्लियर है? जब जिंक ग्रैन्यूल को अपन डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं तो उसमें ये रिएक्शन होता है जिसके कारण से जिंक जो होता है कैटायन होता है, और जब इसको स्प्लिट करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो इधर से कैटायन इधर से एनायन, तो हमेशा बस एक्सचेंज ऑफ आयन से ही पूरा खेल चलता है। ठीक है? तो जिंक जो है सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाता है प्लस H2, और ये H2 का डिटेक्शन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप कर भी लोगे धीरे धीरे करके। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि अपने को करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर है तो जो जैसे कि आपका मेरे पास ऑलरेडी सामने में मेरा बुक खुला है, ठीक है, तो वहाँ पर से मैं देख सकता हूँ आपका पेज नंबर एंड 2 पे ये चीज़ गिवन है, करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है? तो करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला होता है आपका चेंज इन स्टेट। ठीक है? दूसरा होता है चेंज इन कलर, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस फॉर्म, चौथा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन स्टेट में क्या होता है, हम लोग को पता है कि चेंज इन स्टेट में जो होता है, ये जो होता है सॉलिड से लिक्विड में जाता है या लिक्विड से गैसेस में जाता है, इसी को अपन बोलते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन कलर, अब चेंज इन कलर भी अपन देखेंगे, जैसे अपन ऑलरेडी देख चुके हैं एक आपका PbI2, जो PbI2 का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उससे पता चलता है अगर कलर फॉर्मेशन, भाई देखो अपन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं अपन देख नहीं सकते, अपन इंसानों भाई आपके भी फ्रेंड्स जो होते हैं या आपके जो करीबी लोग भी होते हैं, आप उनको क्या ईजिली पहचान सकते हो क्या देख के, बस कि नहीं भाई ये अच्छा इंसान है, गंदा इंसान है। यू विल नेवर एबल टू आइडेंटिफाई दैम इन अ वन ब्लिंक ऑफ आइज। ओके, इजंट इट? तो बस यही चीज़ होता है रिएक्शंस में भी। रिएक्शंस में क्या होता है, अपने को कुछ चीज़ें अगर देखना है तो अगर देखने में क्या क्या दिख सकता है भाई, वो उसका चेंज इन स्टेट हो रहा है पहला, दूसरा कलर चेंजेस होगा, तीसरा गैस का इवोल्यूशन होगा, जैसे अपन अभी ZnSO4 प्लस H2 पढ़े थे, चौथा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में बेसिकली अपना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है,
तो इसको भी अभी मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका जनरली मैक्सिमम रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, और एंडोथर्मिक जो होते हैं वो कुछ कुछ ही होते हैं। अब डिफरेंस क्या होते हैं, एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो मतलब इनसाइड। तो सपोज़ ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम से जब हीट बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और इस सिस्टम के अगर हीट अंदर आ रहा है तो इसको अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। जैसे ये तो होता है केमिकल रिएक्शन को जब अपन शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो इसके हिसाब से आप मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चेंज इन टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, होता है, अभी बताया। चेंज इन कलर ये भी होता है, यहाँ पर नॉट बोल रहा है, जब नॉट है तो रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये मेरे क्लास नोट्स का ही है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स स्किप हो सकते थे तो मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। तो चेंजेस, सबसे पहले चेंजेस पढ़ते हैं। तो फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जो अपने को सब कुछ क्लियरली दिखता है, ठीक है, मतलब फिजिकल है यार, फिजिकली दिख रहा है वो चीज़, जो भी चीज़ उसमें चेंज हो रहा है, चाहे वो शेप में हो या साइज़ में हो। लेकिन अगर कलर में होगा तो वो क्या होगा, अगर कलर में हो रहा है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। क्लियर है? तो चेंज इन स्टेट ये देख सकते हो, ये भी फिजिकल चेंज है। जबकि चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका केमिकल रिएक्शन होता है कि ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। कटिंग ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम जनरली होता क्या है, सोडियम बहुत ही एक्सप्लोसिव मेटल होता है, इसलिए उसको कैरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे करना मत, लेकिन बता देता हूँ कि जो सोडियम मेटल जब आप लोगे स्कूल में अगर होगा, तो आप जब उसको एटमॉस्फेरिक एयर में लोगे और वाटर में ही फेंकोगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से रिएक्शन होता है। तो इसको करना मत धोखे से भी, इसीलिए उसको स्पेशली कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्लियर है? बाकी चेंजेस इन कलर तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे PbI2 जो येलो कलर का होता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे अपने अभी और फ्यूचर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब आता है अपना उसको लिखना कैसे है। यार देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अपने हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा अपन प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, गिव यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, भाई आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो इसमें कौन सा लॉ वैलिड है, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ना तो उसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट ऑफ, खैर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसको बता दूंगा। अगर बैलेंस्ड है मतलब नंबर ऑफ़ एटम ऑफ रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। इसी को अपन बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग करने का सबसे स्टेप्स देखते हैं अपन। तो अगर अपन स्टेप देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर आपको, हमें अक्सर चांसेस ये होते हैं कि वर्ड इक्वेशन में दिया हो। क्लियर है? जब वर्ड इक्वेशन में दिया होता है तो सबसे पहले आपको उसको रिप्रेजेंटल, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है एज ए एलिमेंटल फॉर्म। जैसे जिंक को अपन बोलते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। अब क्या करना है, इसके नंबर ऑफ़ एटम को लिखना है, नंबर ऑफ़ एटम इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट में जिंक का कितना है, यहाँ पर एलिमेंट लिखे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हालांकि इससे बेस्ट होता है कि आप हीट एंड ट्रायल मेथड करो, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड नाम से समझ में आता है कि आपको थोड़ा सा तुक्काबाजी करना है, ठीक है। फिर भी इसको एक बार समझ लेते हैं करना कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड रिएक्शन होगा, उसको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर जितने भी एलिमेंट्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसको कंप्लीटली सेपरेट करके एक बॉक्स में लिख देंगे। जैसे जिंक का यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, 1 नहीं है भाई 2 है, ठीक है। इसको याद रखना। वरना अक्सर लोग क्या बोलेंगे कि H तो वो है, भाई H के नीचे भी 2 है। और ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट साइड में। क्लियर है? ये तो हो गया अपना सेकंड। अब थर्ड में अपने को क्या करना है, बैलेंस कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो अगर देखोगे तो देखो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, क्यों? ZnSO4 वाला, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है, सल्फर प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जब अनबैलेंस्ड रहता है तो अपने को मल्टीप्लाई वो सब करना पड़ता है। जैसे कि अपन लेते हैं Fe + H2O गिव यू Fe3O4। Fe3O4 एक्चुअली में मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये जो मैं आपको बोला था हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इससे करना काफ़ी बेटर होता है। अगर आप इतना वो करोगे तो चांसेस मतलब कर लोगे, लेकिन टाइम लग सकता है। तो Fe + H2O अपन क्या लिखे? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेसिकली मेन एलिमेंट को पहले लिखना है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। और बैलेंस कैसे करना है? सबसे पहले अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अपन अगर यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में अगर अपन हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है, तो इधर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो आपने को यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मेन एलिमेंट्स को आप लोग बैलेंस कर लो, सबसे ईजी तरीका यही होता है। मेन एलिमेंट को जो है बैलेंस करो। जैसे यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, भाई ज़्यादा कहाँ पर है? प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 × 3 करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती हो सकता है, इसलिए पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करना ज़रूरी होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर तो ऑलरेडी बैलेंस है। अगर ऑक्सीजन को देखोगे यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो अब क्या करोगे? ऑक्सीजन यहाँ पर कम पड़ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था? मेन एलिमेंट्स का सब वो लिख लो, लेकिन पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना, देन ऑक्सीजन, उसके बाद अदर एलिमेंट। क्या क्या बैलेंस करोगे? पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन अदर एलिमेंट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर देखोगे जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो जहाँ कम है वहाँ इंटू करोगे उतना, तो इंटू 4 कर दिए, तो 4H2O। अब जब 4H2O करेंगे तो यहाँ पर देखो 4H2O हो गया। अब यहीं पर से अपना उंगली को उठाना मत वहाँ से। 4H2 जब हुआ, ठीक है, जब सपोज़ ये 4H2O है, तो 4H2O, तो ये 4 ऑक्सीजन हुआ। अब ये जो है प्रोडक्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? तो बस इंटू करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब और सब कुछ अपना बैलेंस हो चुका है। देखो थोड़ा डिटेल क्लास रहता तो मैं बता पाता, क्योंकि ये 1 शॉट है तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। आई एम लिटरली सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आपको कहीं ना समझना पड़ेगा, उतना एफर्ट आपको देना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया आपका Fe + 4। एक बार फिर से चेक कर लो। अब आयरन को देखते हैं। आयरन तो भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इंटू 3 कर दिए, ठीक है। तो 3Fe + 4H2O। मैंने तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ कहा था कि मेन एलिमेंट को आप पहले बैलेंस कर लो, फिर हाइड्रोजन पे जाओ, फिर ऑक्सीजन को। जनरली मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, हीट एंड ट्रायल मेथड से ही। जैसे ये हो गया अपना Fe + H2O गिव यू Fe3O4 + H2, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेन एलिमेंट ये आयरन है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो इसको यहाँ पर से इंटू कर दूंगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अच्छा, अभी मैं क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं इसको तो बैलेंस कर लिया। अब इसी एलिमेंट में देखूँगा तो यहाँ पर कितना है? 4 ऑक्सीजन है। तो जब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी मैं 4 ऐड कर दूँगा। जब यहाँ पर 4 किया तो अब उंगली मैंने अभी भी हटाया नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पर कितना हो गया? 8 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जब 4 कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो 3Fe + 4H2 की भी Fe3O4 + 4H2। ये होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, इससे जल्दी भी होता है और आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप इजीली कर लोगे। अदरवाइज़ पहले हाइड्रोजन को, पहले आप मेन एलिमेंट लोगे, फिर हाइड्रोजन लोगे, फिर ऑक्सीजन लोगे, डैट ब्ला 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 ब्ला, बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे यार, सब कुछ पॉसिबल है। फिर ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। दूसरा होता है, अच्छा, कैटलिस्ट। H2O जो होता है इसको अपन गैसेस से इंडिकेट करते हैं, डेट वाटर इज यूज इन द फॉर्म। जब H2O जो जनरली लिक्विड होता है, अगर G लिख रहे हैं तो वो आपको गैसियस फॉर्म को बता रहा है, ठीक है। समटाइम रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड।
कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड में ये बोल सकता हूँ कि भाई आप लोग अभी पढ़ रहे हो कि आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने मन से पढ़ रहे हो इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं भाई पढ़ ले बे, पढ़ ले, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आप पढ़ने से रह नहीं, इज़न्ट इट? तो वही चीज़ है, कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इंक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट भी अपन ले सकते हैं, और टेम्परेचर भी ले सकते हैं, और प्रेशर भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को लिया गया है CO + 2H2, तो इससे क्या बनता है? ये होता है आपका मिथेनॉल। क्लियर है? अच्छा, आप लोग लाइफ प्रोसेस क्योंकि मैंने बता दिया है, तो जिन लोगों को लाइफ प्रोसेस का इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं उसका इक्वेशन आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो। लाइफ प्रोसेस में बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस अपन पढ़ते हैं, तो अपन वहाँ पर एक इक्वेशन पढ़ते हैं। दैट इक्वेशन इज़, जिन लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा, CO2 + H2O करने से आपको बनता है ग्लूकोज, C6H12O6 + H2O। ठीक है, 6CO2 + O2। तो ये भी आप अपने घर में इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग इसको ईजिली कर लोगे। अगर मैं आपको यहाँ पर हल्का सा हिंट दूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 6 कार्बन है, एक मिनट, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो मैं पहले यहाँ पर 6 लिखा, अब मैं यहाँ पर से अपना उंगली उठाया नहीं, यहीं से देखा 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर से तो 12 ऑक्सीजन है, प्लस यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने? 6 ऑक्सीजन, 7, 8, 9 ऑक्सीजन। तो अभी मैं ऑक्सीजन से पहले अपन क्या करते हैं? मेन एलिमेंट अपना कार्बन है, उसको अपन ने बैलेंस कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है ओवर 6H12, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, मतलब ओवरऑल 12 + 2 रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ठीक है, जब यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अगर इंटू 12 कर दिया तो 24 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 करता हूँ तो 6 ऑक्सीजन, पहले मतलब समझ रहे हो, ये 12 + 2 हुआ था ना, और ये इधर सिर्फ 2 था, तो 2 × 12 किया, और यहाँ पर 2 × 6 करा, तो यहाँ पर भी 24 हो गया, यहाँ पर भी 24 हो गया। अपने को बेसिकली बैलेंस करना होता है। क्लियर है? तो 6CO2 + 12H2 गिव यू C6H12O6 + 6H2O प्लस ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस 6O2 भी आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, और वैसे तो आपको ये इक्वेशन याद ही होना चाहिए था। क्लियर है? अब जैसे कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो Fe + O2, आयरन FeO2 फॉर्म्स Fe। ये 3 का मतलब होता है कि आयरन का चार्ज +3 है, इसलिए Fe2O3 बना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। स्पेस, चलो यहाँ पर तो इससे स्पेस है। Fe + O2 गिव यू Fe2O3। तो यहाँ पर 2 आयरन है, तो यहाँ पर 2 आयरन कर लिए। क्लियर है? यहाँ 2 आयरन था, तो यहाँ 2 आयरन कर लिए। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो है 3 तो कर नहीं सकते, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक काम करो, इंटू 2 कर दो, यहाँ इंटू 3 कर दो। अगर इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर अब 4 आयरन हो गया, तो यहाँ पर 4 Fe। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो आपका यही आंसर आएगा जो ऑप्शन में आपका गिवन नहीं है। खैर आंसर तो आपका यही है, 4 Fe + 3O2, क्योंकि अगर आप चेक भी करोगे तो यहाँ पर 4 आयरन है, यहाँ पर भी 2 × 2 4 आयरन, 2 × 3 6, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है। तो मैं तो श्योर हूँ कि यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 10
15-20 क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा चुके हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पर अभी आपके सामने कर लेता हूँ। जैसे आपको H2 + Cl2 का बताना है, तो यार बहुत ही सिंपल है ये। लेट मी गिव ओके, H2 + Cl2 गिव यू HCl। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर बस 2 कर दो, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आंसर नंबर ये वाला सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपने को सिर्फ बैलेंस करना है, ठीक है। वैसे ही Mg + Cl2, तो ये 2 MgCl हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब आपका बैलेंस है। हालांकि ये सब काफ़ी सिंपल है। जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट में भी आपका गिवन है, और NCERT का बैक एक्सरसाइज जो है वो भी इंक्लूडेड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने इंक्लूड तो यहाँ पर किया है। ये जैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो, HNO3 + CaOH होल ट्वाइस गिव यू Ca। तो यहाँ पर जब आप देखोगे HNO3 + CaOH होल ट्वाइस गिव यू CaNO3 होल ट्वाइस + H2O। तो देखो यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर लोगे, यहाँ पर 2 कर दोगे, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है 2 × 3 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड में कितने, 6 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर कितने, 3 × 2 = 6 और इतना, क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना है अपना 8 ऑक्सीजन। जब यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना है 3 × 2 6 + 1। अब भाई मैं 1 × 2 करूँगा तो 6 + 2 8 नहीं हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2H2 ऐड कर दिया, ठीक है। या तो आपके पास यही हीट एंड ट्रायल मेथड से फटाफट कर सकते हो, या आपके पास ये लंबा मेथड आपके पास पड़ा हुआ है। पहले आप लिखो हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन के फिर आप यहाँ देखोगे 1 है तो 1 लिखे, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखे। नाइट्रोजन भी वही सब मैसर, जो ब्लू पेन है, जो ब्लू इंक है, ब्लू इंक से मैंने वो मेंशन किया जो पहले था। अब देख ये जो है × 2 क्यों करना पड़ा, क्योंकि भाई मेरे को बैलेंस करना है। तो अगर यहाँ पर × 2 मैं करता हूँ तो 2 होगा, +2 4, और यहाँ पर भी × 2 करूँगा तो 2 + 2 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले आप हाइड्रोजन इस तरीके से बैलेंस करोगे। यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, सेकंड में नाइट्रोजन को लिए, ठीक है। ऑक्सीजन में जब आप देखोगे 6 है, 6 + 1 7, ठीक है। ये देखो ना, ऑक्सीजन देखोगे तो 3 × 2 6, और वाटर का 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 6 + 1, और यहाँ पर तुम ओवरऑल मैं 8 कर सकता हूँ, तो 3 × 2 = 6, यहाँ पर × 2 करा मैं +2। देखो यार बहुत कंझट होता है, मैं तो हीट एंड ट्रायल मेथड ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि अगर आपका MCQs ये सब में आ रहा है तो ज़्यादा बेटर आप हीट एंड ट्रायल मेथड से जाओ। अदरवाइज़ आपके स्कूल में देख लो कि करवाते क्या है, बाकी मेन ये है कि आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही जब आप सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो NaOH + H2SO4, तो देखो यहाँ पर मेन एलिमेंट सल्फ़र है, यहाँ पर भी एक ही सल्फ़र है। ऑक्सीजन अभी नहीं देखेंगे, सोडियम यहाँ पर एक है, अब यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2, अब 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है ही, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 + 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले क्या किए, मेन एलिमेंट को देख ले, सल्फ़र अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम लोगों ने पहले मेन एलिमेंट को देख लिया। तो यहाँ पर अपन ने पाया कि नाइट्रोजन, सोडियम यहाँ पर 2 था, तो इसलिए यहाँ पर 2 कर दिए। फिर हम लोगों ने अब बाकी सब एलिमेंट को अपन बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है +4, तो 2 + 4 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर 2H2O कर दो, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का आप देख लो, 2 × 2 = 4, प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सब बैलेंस हो गया। यहाँ पर NaCl + AgNO3। तो सबसे पहले आप Ag को देख लो, तो Ag एक ही है दोनों तरफ, Na दोनों एक ही तरफ, दोनों ही है। बस मेरे हिसाब से तो फिर आपको AgNO3 से ही खेलना पड़ेगा। NO3 भी तो आपका बैलेंस है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है,
BaCl2 प्लस H2SO4। तो आपका बेरियम देखो यहाँ पर एक एक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन, अब सल्फेट भी यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर एक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2HCl कर देंगे। क्लियर है? अब 2HCl तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। दैट्स इट, इट्स बैलेंस्ड। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बोल रहा था कि जो आपका वो होता है वर्डिंग से करना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस ये हो गया आपका CO2 गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 प्लस वाटर। तो आपको यहाँ पर से फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम दोनों एक ही है, ठीक है, कार्बन भी यहाँ पर एक है। अब मतलब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फिर आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये देखोगे CaCO3 कैल्शियम का +2 होता है, CO3 का 2- होता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेट, तो आपका ये सही आंसर होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaOH होल ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गिव्स यू 2 CaCO3 प्लस 2 H2O। ठीक है, मैंने इसका आंसर बता दिया, आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। क्लियर है भाई? इतना ये इसको तो बता दिया ना, इसको करने में क्या दिक्कत है? नहीं होगा तो फिर आप अपने टीचर से पूछिएगा। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब भी आप कर सकते हो। देखो यार, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो अब अपन फिर से वहाँ क्वेश्चन वाले लाइन पे आ जाते हैं। कहाँ था? ये वाला। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो इजी है। Na प्लस H2O गिव यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। फिर वैसे ही इसका तो हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन? H2SO4 प्लस NaOH। ठीक है, तो फिर से अगर आप देखोगे H2SO4 प्लस, खैर इधर तो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर भी दे चुका है, अदरवाइज़ आप इसको भी कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो क्या होगा, पहले मेन को यहाँ पर एक ही सोडियम था, यहाँ पर Na2SO4 था, तो इसीलिए यहाँ पर 2 करें। अब यहाँ पर जब 2 करें तो देखें कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है प्लस 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 + 4 6। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो यहाँ पर क्यों बढ़ा है भाई? यहाँ पर जो पानी है इसका बढ़ा देते 2 तो बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन अदर एलिमेंट। इस मेथड से जब आप जाओगे तो आपका H2SO4 प्लस 2 NaOH, ये वाला आंसर सही होगा। यार ये तो सिंपल है, 2C प्लस O2 गिव यू 2 CO2। वैसे आपके यहाँ पर भी और रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू Al2O3। तो जब यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम था तो यहाँ पर पहले 2 करना पड़ता। ठीक है, इसके हिसाब से 3 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। तो ये तो ऑलरेडी कर चुके, जैसे 4Fe प्लस 3O2 वाला जो बताया था ना, सेम टू सेम वही इक्वेशन है। क्लियर है? फिर है आपका देखो, आपका NCERT की इंटेक्स करोगे और इतना कर लोगे ना तो भी आपका मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये सब तो आप करोगे ही। ठीक है, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ट्रांसलेट द केमिकल, तो ये इसको भी आप कर सकते हो। उसके बाद फिर व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, और रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब ब्रेक डाउन होगा, जब भी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, चाहे आपका, आई शुड नॉट से, चाहे किसी भी आपके फ्रेंड का, चलो आपके फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, वो टूटता है, तब उसका जाके एनर्जी होता है, यार अब तो मैं करूँगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जब भी ब्रेक डाउन होता है इट वुड लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, इसीलिए वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, डिकम्पोजिशन अभी पढ़ेंगे, वाई डिकम्पोजिशन इज अपोजिट ऑफ फॉर्मेशन, ये सब अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? अब अपन सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ टूटेगा, बनता भी है। ठीक है,
ब्रेकिंग में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे आपका बनता है, डिकम्पोजिशन में आपका टूटता है, ठीक है। तो आपका टूट भी सकता है और बन भी सकता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में टूटता है और बनता भी है, डिस्प्लेसमेंट टूटता है बनता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ये जनरली नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक न्यू एलिमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच अ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिएक्टेंट। एग्जाम्पल है आपका क्विकलाइम। तो याद रखना क्विकलाइम होता है CaO, ठीक है। क्विकलाइम क्या होता है? CaO। स्लेकेट लाइम में होता है CaOH होल ट्वाइस। और एक होता है मिल्क ऑफ सस्पेंशन, मिल्क ऑफ सस्पेंशन, ये होता है आपका CaCO3। तो ये क्विक लाइम, स्लेकेट लाइम और मिल्क ऑफ सस्पेंशन, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन। तो ये तीन आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्विक लाइम, स्लेकेट लाइम और मिल्क ऑफ सस्पेंशन, लाइम स्टोन जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर है? तो जब अपन क्विक लाइम मतलब होता है चूना, चूना में पानी डाल दो, बन गया चूना पानी। और उसमें जब आपने देखा होगा कि इस रिएक्शन को जब अपन करते हैं तो हीट रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक। तो देखो अगर इसमें आपका करेक्टरिस्टिक पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हो? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, ठीक है। तो क्विक लाइम जो होता है मतलब चूना को पानी में डाल दो इसको, उसके बाद बन जाता है चूना पानी, बस वही। बस अब आपने बचपन में सिर्फ चूना पानी करके पढ़ते रहते थे, अब उसको पढ़ो CaO + H2O गिव CaOH होल ट्वाइस। क्लियर है यार? ठीक है। तो स्लेकेट लाइम जो होता है ये क्या होता था? CaOH होल ट्वाइस इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग का क्या यूज़ होता है? स्लेकेट लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही है CaOH, स्लेकेट लाइम। इट रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन एयर। वाई रीज़न पूछ सकता है कि स्लेकेट लाइम जो होता है वो देखो क्या होता है ना कि अभी आपने चूना पानी तो बना लिया, अब आप लोग उसी से ही पेंट करते हैं, ठीक है। जनरली जो बाहर का दीवारें होते हैं उसको अपन पेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है जो वॉल में जब अपन पेंट करते हैं तो CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट होता है। तो ये CO2 प्लस इसके साथ रिएक्ट करके बना लेता है CaCO3। यही जो आपको बता रहा था यही होता है आपका लाइम स्टोन। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो, क्विक लाइम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेकेट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ CO2 एंड इट फॉर्म CaCO3 विच इज़ लाइम स्टोन और मार्बल, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इवन आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इट गेट अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, ठीक है। मार्बल, लाइम स्टोन और मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ अदर एग्जांपल क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? जनरली कार्बन होता है। तो जब अपन कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो देखो एक तो चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा है, आप ये भी लिख सकते हो। दूसरा CO2 जो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और CO2 को जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ना पड़ेगा और हो सकता है आपको कभी पता ना चले। तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है? KOH सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्लियर है? फिर आपका आता है बर्निंग ऑफ कोल तो हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ अदर एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जनरली जो होता है मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन को जब अपन बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो क्या फॉर्म होता है? CO2 + H2O। और रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज़ होता है। तो जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन था ये आपको यहीं से बन जाएगा। दूसरी बात ये देखो, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, डिकम्पोजिशन में एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन में एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बोलते क्या है कि डिकम्पोजिशन जो है ना, जिसमें डिकम्पोज होता है उसमें आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो जिसमें एनर्जी देना पड़ता है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक। यही पढ़े थे अपन तो, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ये, ठीक है। ये इसका क्या है? एक्सेप्शन, कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो होता है इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको एंडोथर्मिक का डिकम्पोजिशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका एक्सेप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर,
कि देखो यार साइंस पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली केमिस्ट्री में। क्लियर है? ओके। तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या क्या हो गया? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार फिर से बोलो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, फिर आपका बर्निंग डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार फिर से, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चारों आपका एज एन एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आएगा, जिसमें एक रिएक्टेंट, एक या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब अपन नेक्स्ट में चलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली एंडोथर्मिक होता है, जबकि अक्सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ा, क्या होता है? वेजिटेबल मैटर। ठीक है, तो इसका अपन अगर एग्जांपल लेंगे तो डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, ठीक है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रोक डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट। जैसे कि ये आयरन सल्फेट ले लिए, ये जो होता है आपका ग्रीन कलर का ही होता है, ग्रीन, इसको अपन बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, या पेल ग्रीन कलर का होता है। तो आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। जब ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन जो आपका 3 टाइप का होता है डिकम्पोजिशन भी, ठीक है। कौन कौन सा? अगर लाइट में होगा तो अपन इसको बोलेंगे फोटोलिटिक, अगर टेम्परेचर में होगा तो अपन बोलेंगे इसको थर्मोलिटिक, और आपका एक और चीज़ होता है, ठीक है, करंट में। तो जो आपका करंट होता है इससे होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। टेम्परेचर से आपका क्या होगा और लाइट से क्या होगा? लाइट से आपका फोटोलिटिक, और टेम्परेचर से, देखो यार राइटिंग पे अभी मत जाना क्योंकि मैं इधर इस पेन से लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं राइटिंग बिगड़ेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका थर्मोलिटिक, ठीक है। तो ये जो आयरन सल्फेट अगर हीट दिख रहा है तो हीट हो रहा है मतलब टेम्परेचर, मतलब ये थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो FeSO4 जब टूटता है तो किस में टूटता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो याद रखना सल्फेट जब भी टूटता है, देखो आपको 3 चीज़ का याद रखना पड़ेगा, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट। तो सल्फेट जब टूटता है तो हमेशा वो SO2 प्लस SO3 प्लस मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। NO3 जो होता है वो आपका NO2 प्लस O2 प्लस मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बोनेट जो होता है वो आपका CO2 में टूटता है। अब ये जो आपका ये है NO2, ये ब्राउन गैस होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड तो हमेशा फॉर्म करता ही है, और SO2 और SO3 गैस जो होता है वो रिलीज़ होता है। SO2 SO3 गैस काफ़ी पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही बोलूँगा भाई, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो ना कि सल्फेट क्या क्या प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है, तो आप मैक्सिमम जो रिएक्शंस है आप इजीली उसको टैकल अप कर लोगे, ठीक है। तो सल्फेट किस में होता है? SO2 प्लस SO3 प्लस मेटल ऑक्साइड, नाइट्रेट NO2 प्लस MO प्लस O2, कार्बोनेट CO2 में, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है? CO2 में। तो CO2 प्लस मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड क्या है यहाँ पर? क्विकलाइम। देखिए कितना इजी हो गया यार सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने पे। अदर एग्जांपल ऑफ थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर वाले से रिलेटेड। तो ये नाइट्रेट, देखो अब नाइट्रेट का भी आ गया। नाइट्रेट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो होता है NO2 में प्लस O2 और मेटल ऑक्साइड। तो ये जो NO2 होता है ये होता है ब्राउन गैस, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लेड आयोडाइड, वो क्या कलर था? येलो कलर। Fe2SO4.7H2O, ये ग्रीन कलर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, डेजलिंग फ्लेम। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल आई थिंक सो, अच्छा ये तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन की सबसे खास बात ये है ना कि ये तो थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाना पड़ता है, लेकिन अभी मैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो कैटायन और एनायन आपने सुना होगा। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज आयन को बोलते हैं, ठीक है, और एनायन जो होता है नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। लेकिन जो ओड जब लगा देते हैं तो ओड क्या होता है?
कोई भी ऐसी, सपोज़ ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अगर पॉजिटिव से करूँगा तो एनोड बनेगा, ठीक है। तो आयन और ओड दोनों में डिफरेंस है। आयन तब बोलते हैं जब वो आपका चार्ज से लिंक करता है, ओड जब आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से लिंक करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, और एनोड पे क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन, जबकि कैथोड पे क्या फॉर्म होता है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कैथोड पे क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। तो इसमें होता क्या है, एक बीकर लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड को अपन इमर्ज कर दिए, ठीक है, और इसमें कोई भी वाटर या कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो देखो जो कैथोड से कौन सा कनेक्ट है, कैथोड से कनेक्ट है मतलब नेगेटिव वाला, ठीक है, और एनोड से कनेक्ट है मतलब पॉजिटिव वाला। अब जब करते हैं तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, और रेशियो, इसका रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा यार, है ना। व्हेन वी ब्रिंग कैंडल, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हाइड्रोजन गैस को जब अपने को डिटेक्ट करना पड़ता है तो कैसे करते हैं, ये जब अपन बर्निंग कैंडल को लाते हैं, ठीक है, टू द हाइड्रोजन गैस, तो वो क्या क्रिएट करता है, एक पॉप साउंड। क्लियर है। अब डिकम्पोजिशन में ही आपका आता है AgCl, तो ये हो गया आपका फोटोलिटिक, क्यों, क्योंकि सनलाइट से हो रहा है, ठीक है। जब सनलाइट से होता है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो जो आपका थर्मोलिटिक में क्या क्या होता है, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट, 3 इक्वेशन पढ़े थे थर्मोलिटिक में, नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट। नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट किस में टूटता है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, सल्फेट SO2 प्लस SO3 प्लस मेटल ऑक्साइड, और कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है। फिर अपन ने पढ़ा था एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बहुत ही सिंपल होता है यार, वो आपका वाटर का स्प्लिटिंग होता है। फिर आपका लास्ट डिकम्पोजिशन होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टूटता है। AgCl किस में टूटता है, Ag प्लस Cl2। तो आपका जो Cl2 होता है, ये आपका होता है कलर इसका ग्रीन, येलो, ठीक है। तो क्लोरीन का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। AgBr जो होता है, ये भी आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को अपन बोलते हैं HNu, तो इसके प्रेजेंस में ये टूटता है और क्या फॉर्म करता है, Ag प्लस Br2। ये Br2 जो होता है, इसका कलर होता है रेड ब्राउन। क्लियर है। ये यूज़ किस में होता है, इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्या चीज़, AgCl और AgBr। भाई आज के ज़माने में तो शायद देखे नहीं होंगे, बट पहले ज़माने में जो मम्मी लोग का जब एल्बम आता था, एनिवर्सरी का एल्बम ये सब, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होता था, उसमें ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जो ये होता है, क्या चीज़, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। भाई थोड़ा ध्यान से सुनो यार, थक गए हो क्या, अभी तो स्टार्ट किए यार, इतना जल्दी थक जाओगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, टेक 2 ग्राम ऑफ, अब अपन ये इक्वेशन को ले लिए, ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव यू BaCl2 प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एंडोथर्मिक में, देखो यार, क्यों पूछने से उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्यों मतलब, भाई तुम नालायक हो तो आपको पता है ना आप नालायक क्यों हो, तुम होशियार हो, तुम होशियार क्यों पता है ना, तुम डैशबाजी करते हो, आपको पता है ना कि आप वो करते हो, तो भाई वो एंडोथर्मिक है। क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी को लेता है। तो बस वही चीज़ है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्लियर है। थर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार आपका 49 मिनट हो गया है, आपने अगर अभी तक जुड़ा हुआ है और अपने सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट यू। एक देखो यार, ऑलमोस्ट अपन ने हाफ चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए, लेट मी वेट। तो हम लोगों ने हाफ चैप्टर्स तो कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो अभी तक के लगे हुए हैं
जिन लोगों को सब कुछ समझ में आया इट्स वेल एंड गुड। और देखो यार, अभी जितना आप फेल हो सकते हो ना, फेल इन द सेंस कि आपका मेन मोटिव है बोर्ड में स्कोर करना, ना कि ऐसी फलाना ठिकाना जो जगह है उधर स्कोर करना, ठीक है। तो आप उस मोटिव से आप अपने अंदर प्रिपरेशन को स्टार्ट रखो, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना, एक होता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो अप्लाई करना जानता है वो कर लेगा। तो आप लोग तो थोड़े, अब आप 10th में आ चुके हो, आपको इतना सेंस है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग के में इतना अवेयरनेस भी आज के डेट में आ चुका है कि भाई आपको करना क्या है, ये आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। आपके पास बेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल है, आप कैसे भी करिए, बट करते रहिए यार, कभी हार मत मानिएगा, ठीक है। मतलब हार मानो, लेकिन जब एट द लास्ट मोमेंट ना आपको इस चीज़ का कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार जो मैं करना चाहता था ना, अगर वो नहीं होगा तो भी आप सह लोगे, लेकिन आपके में वो काबिलियत है, लेकिन फिर भी आप उसको ना बिना मतलब का किसी वजह से अपने ही हाथों से ना उसको चकना शुरू करो ना, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हो मैं बात को क्या बोल रहे हो? क्यों, हर बच्चा के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होता है, आप उस स्किल्स पे काम करो। देखो, पढ़ने से सब कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बच्चे को 90% प्लस स्कोर करना है, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे की जो टैलेंट होती है वो अलग होती है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ एक इनबिल्ट गिफ्ट दिया है, वो आपको पहचानना है यार, है ना। एट द राइट मोमेंट आप, और दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। अगर आपको ये चीज़ लगता है ना कि लोग आपके बारे में सोचते हैं, भाई लोगों को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है। आप अपने बारे में सोचो, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है आप पढ़ो, आप ट्रैवल करते करते पढ़ो, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ताकि जब एट द लास्ट मोमेंट आपको इस चीज़ का रिग्रेट ना रह जाए कि यार जो मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाया, जबकि वो चीज़ मैं कर सकता था। आई हैव मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है। मैंने भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है जो मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ करना चाहिए था, तो मैंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना वो गलत चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, फिर चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सकता है। आपका उम्र है यार, आपको अपने आप को क्रिएटिविटी लाने का, इनोवेटिव लाने का। और यार आज के डेट में आप लोग एक टीनेजर्स के उसमें ऑलमोस्ट कैटेगरी में आ चुके हो, ठीक है। सो यू आर द यंगस्टर्स ऑफ आवर इंडियन फ्यूचर जनरेशन। तो आपको अपने ऊपर जब आप काम करोगे, आपका जो क्रिएटिविटी है आप उस पर काम करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपका जो डेवलपमेंट है वो होगा, ठीक है। तो क्योंकि बोलते हैं ना यार, विनर्स वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। ये चीज़ तो आप लोगों ने सुना होगा। विनर वो नहीं होता जो कंटिन्यूसली जीतता है, विनर वही होता है ना जो बार बार हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है कि नहीं यार एक बार और करना है। समझ रहे हो? और अगर आपने इनिशिएट कर चुका है ना, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। बस उसको कंसिस्टेंसी पे रखे रहना, क्योंकि यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है, अगर आप में शुरू करने के लिए किसी चीज़ को साहस है, तो आप सफल होने का भी साहस रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं रख सकते। क्लियर है? तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। चलो बाद में बात करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस करना, यार देखो मैं तो इसको वैसे पढ़ाता हूँ ना, सपोज़ ये मैं एक्चुअली वो डबल डिस्प्लेसमेंट अच्छा समझ में आता है, इसमें तो ऐसे ही समझ लो। डिस्प्लेस करना मतलब एक मेटल दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। जैसे कि आपका आयरन, अब इसका रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको एलिमेंट के फॉर्म बताता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड।
लिख लो भाई एक बार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये इसको बोलते हैं अपन रिएक्टिविटी सीरीज़। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक्चुअली में होता क्या है, जो ऊपर एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस करता है नीचे वाले एलिमेंट को। मतलब पोटेशियम जो होता है इन सभी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम जो होता है इन सभी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि इसलिए मैंने आपको कहा था कि राइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए तो आप लिखो करके। पोटेशियम, सोडियम लिख लो एक बार, फिर से बोल रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। आपको एज इट इज़ याद रहना चाहिए। तो इसमें होता है क्या, जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करते जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन एक रेफरेंस होता है। फिर जैसे यहाँ पर आयरन और कॉपर, तो आयरन जब आप देखोगे तो आयरन जो है यहाँ पर ऊपर में आ रहा है और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे फिर कॉपर आता है। ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये क्या करेगा, आयरन प्लस और कॉपर +2 + SO4 2-, तो ये इधर का कैटायन इधर कैटायन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट फॉर्म कर देता है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी अपन कोरोना के टाइम पे ये सब यूज़ किए थे ना, उसको सैनिटाइज़र। ठीक है, सेम। अच्छा, ये जो मैंने अपने क्लास नोट्स में लिखवाया था उसी को मैं बोला ना कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा पॉइंट मिस हो, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, बस इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया था। फिर आता है अपना अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अगेन जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो जिंक कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। तो बनेगा क्या, ZnSO4। और ये जो Cu है ये अलग हो जाएगा, इसका कलर होता है शाइनी ब्राउन कलर। ठीक है, PbCl2 जो होता है, PbCl2 का श्योर नहीं हूँ, आई थिंक सो येलो होता है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, ये तो आपका श्योर हूँ कि कॉपर जो होता है, कॉपर मतलब तांबा, तो ये क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये देखो, ये जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज़ के द्वारा बता दिया। क्लियर है? फिर आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जो मैं आपको बताने जा रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो चीज़, सपोज़ जैसे कि ये मैं हूँ, वैसे तो मेरा नाम प्रिंस भी है, तो ये मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, मान के चलो प्रखर, ये उसकी गर्लफ्रेंड। अब हुआ क्या, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वो घूम रहे और मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ। भाई ऐसा कांड करना मत। ठीक है, इस एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही होता है, आप लोग के लाइफ में भी ऐसे होता है ना। आप चाहे फ्रेंड बोल लो, आपके फ्रेंड के साथ भी ऐसे होता होगा, 4 दोस्त है तो कोई किसी का दूसरे के साथ पढ़ता है तो वो उसके साथ ज़्यादा घूमता है। ठीक है, तो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते रहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दिस आर द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। क्लियर है? फिर इसी को अपन बोलते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन। वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड पर्सिपिटेट। व्हाट इज पर्सिपिटेट? पर्सिपिटेट मतलब होता है जो नीचे में जम जाता है। जब कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के समय जो भी नीचे में जम जाता है उसको अपन बोलते हैं पर्सिपिटेट। तो इट इज़ अ वाटर। और जमता क्यों है भाई, अगर वो घुल जाता तो वो सोल्यूबल होता, और घुल नहीं पा रहा है इसलिए तो उसको वाटर इनसोल्यूबल बोल रहे हैं ना। तो पर्सिपिटेट, व्हाट इज़ पर्सिपिटेट? इट इज़ अ वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें लिया क्या, सोडियम सल्फेट लिए प्लस बेरियम क्लोराइड गिव यू। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको स्प्लिट करना सीखो। स्प्लिट कैसे करोगे, ये तो ये पहले कैटायन आता है, फिर एनायन आता है, फिर कैटायन आता है, फिर एनायन आता है। ठीक है, तो इसका एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, कैटायन इसके एनायन से, इसके एनायन से।
ठीक है। तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का पर्सिपिटेट है, सॉलिड मतलब पर्सिपिटेट, ठीक है। तो ये वाइट कलर का पर्सिपिटेट है, तो इसी को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के वो एक दूसरे के आयंस के साथ एक्सचेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपका लेड नाइट्रेट, ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जो था, ठीक है। ये लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड क्या होता है आपका, येलो कलर का पर्सिपिटेट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वाइट कलर का पर्सिपिटेट है, लेड आयोडाइड आपका येलो कलर का। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। लास्ट है अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब अपना चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के एंड पर है, एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट्स को स्किप अप किया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, देखो ऑक्सीडेशन में वर्ड क्या आ रहा है, ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको दो टर्म्स में अपन डिवाइड करते हैं, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से काम बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा यार, आई श्योर। और रिडक्शन जो होता है ये क्या होता है, रिड्यूस करना, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप ये पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP, और लास्ट में होता है कन्वर्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट या रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें रिडक्शन वर्ड यूज़ किया गया NCERT में। उस रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है, जो दूसरा बेसिस था, इलेक्ट्रॉन में अगर लूज़ करता है तो लूजेस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं रिडक्शन, और विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, जब आप 11th पे पहुंचोगे, साइंस लोगे, तो आपको फिर लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपको इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सब से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल, ये Cu + O2, अब देखो ये Cu क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, हुआ ना। जब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एक मिनट इसको ना मैं ब्लैक कर देता हूँ, दिख भी नहीं रहा है ब्लैक, इसलिए ना क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो मैं चाहता था कि वो आपको यहीं से समझ में आ जाए। समझ में आ गया ना। CO जो होता है, अरे अब देखो, तो इसको करना क्या होता है, ऑक्सीडाइज किस में होता है, रेड्यूस किस में होता है, 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, रेड्यूस किस में हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्लियर है। तो Cu जो होता है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, Cu ऑक्सीडाइज्ड टू किस में, CuO, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर से, अब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडाइज हुआ, जब ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या हो गया, ये रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो मैं बहुत ही शॉर्टकट टाइप के में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है ना, रेड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच reduces other and get oxidize itself. Get oxidize itself मतलब उसी के में ऑक्सीजन आ जाएगा और दूसरे के में हाइड्रोजन डालेगा और अपना ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा। तो इसमें भी तो यही चीज़ हो रहा है ना। प्रोडक्ट साइड में अगर देखोगे तो Cu से CuO एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो विच ऑक्सीडाइजेस एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये कॉपर क्या हो गया, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमेशा आपको ऑप्शन में देगा Cu भी देगा, CuO भी देगा। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के सुन लो, आपको हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में देखना है, ठीक है। हो सकता है अगर ऑक्सीडाइज्ड 2 बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड 2, तो उसमें आपको आंसर भले CuO हो सकता है, लेकिन जब भी आपका एजेंट के बारे में बोलेगा आपको हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में वो डिफाइन करना है। समझ में आ गया। और ऑक्सीडाइज्ड 2 कर लो तो वही रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर रेड्यूस्ड 2 बोलता, रेड्यूस्ड 2 अगर होता मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता,
तो वो क्या होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, जबकि सिंपल कॉपर का शाइनी ब्राउन। तो ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक टर्न होता है, ठीक है, विच टर्न ब्राउन, किसको, कॉपर को। एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। अगर हाइड्रोजन गैस को अपन पास करेंगे, ठीक है, देखो अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब ये CuO में अगर आप H2 ऐड करोगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा और Cu + O2 फिर से दे देगा, ठीक है, ये रिएक्शन। तो यही चीज़ है Cu। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हुआ, CuO रिडक्शन, और इसी को अपन बोल देंगे फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। व्हेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कुछ दूसरे एग्जांपल और ये है ZnO+। अब देखो इसमें अगर बोलेंगे तो आपका सबसे पहला क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, रेड्यूस्ड टू, ठीक है, रेड्यूस्ड टू मतलब ZnO एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और C में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड टू, और ऑक्सीडाइज्ड टू मतलब रेड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। वैसे ही MnO2 इज रेड्यूस्ड टू MnCl2, MnO2 + 4HCl गिव यू, तो इसका बैलेंस भी आप लोग एक बार देख लेना यार, ठीक है, MnO2 + 4HCl गिव यू MnCl2। तो देखो यहाँ पर से क्या हुआ, O2 हट रहा है, O2 हट रहा है तो ये क्या हुआ, रेड्यूस्ड टू, और यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड टू, ठीक है। तो इफ़ अ सब्सटेंस, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी फिर लास्ट वाला बता दिया, इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देख चुका है, क्लियर है। अब देखो ये सब भी मेरा क्लास का ही नोट्स है जो मैं बताया था, और मैंने आपको भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया है भाई, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स ही हो, मेरे बच्चे तो नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे स्टूडेंट्स हो यार। देखो यहाँ पर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रेड्यूस्ड टू, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो ऑक्सीडाइज्ड टू, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट बताएं, और हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बताना रहता है। तो फिर से वही चीज़ है, MnO2 होगा कि HCl होगा, अगर ऑप्शन में दिया रहता तो ये भी दिया था, ये भी दिया रहता, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रेड्यूस्ड टू मतलब MnO2, और रेड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज्ड टू तो HCl। क्या छुपा रहे हो हंसी के पीछे, चलो पढ़ो। फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी कोरोजन और डेंसिटी। कोरोजन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर। कोरोजन मतलब होता है सड़ना, ठीक है। एक होता है टर्निशिंग, तो टर्निशिंग क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन इसको बोलते हैं, कोरोजन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है टर्निशिंग, होता है रस्टिंग। तो आप लोगों ने सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोरोजन सबसे पहले उसको डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें मेटल जो है वो ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से अटैक होता है, ठीक है। तो उससे एक रस्ट क्रिएट हो जाता है, रस्ट मतलब सड़ने जैसा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस तरफ से हल्का सा रस्ट पील्स ऑफ मतलब हट जाएगा, फिर यहाँ पर से फिर ऑक्सीजन अटैक करेगा, फिर ये इतना थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, फिर यहाँ पर पील्स ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहता है, और वो पूरा इतना ब्रिटल हो जाता है कि वो इतना हार्ड सब्सटेंस भी टूट जाता है बहुत ईजिली, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मेटल सर्फेस इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर एसिड। एग्जाम्पल ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन अ सिल्वर। एक्चुअली में सिल्वर और जो कॉपर का है ना, ये आपको टर्निशिंग होता है, फिर भी इसको याद रखना कि क्या क्या चीज़, इसको मैं ग्रे से कर देता हूँ, ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर, ये तो पूरा यही हो गया, ठीक है। तो ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर, ये क्या है, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग होता है ना,
तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा। और यहाँ पर क्या होता है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग। तो एक्चुअल में ये सब जो है ना बेटा, वो इसको अपन बोलते हैं टर्निशिंग। और रस्टिंग ऑफ आयरन रेडिश ब्राउन पाउडर, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दिया रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज़ होता है। कोरोजन कॉसेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग एक्सेट्रा। अब रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ये जनरली वेजिटेबल्स ये सब के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल या फिर खाने पीने के आइटम्स के बारे में बात करते हैं। तो इस यहाँ पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो होता क्या है, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, इट बिकम रेंसिड, और जिसके कारण से रेंसिड मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे। पहला, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या पड़े, ऑक्सीडेशन, यही पड़े ना, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज। तो क्या करेंगे, जैसे आप ये बोल सकते हो कि आप मोबाइल एडिक्टेड हो, अगर आपकी मम्मी आपसे मोबाइल छीन लेगी तो आप क्या बोलोगे, एंटी मोबाइल, अगेंस्ट। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, जैसे एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो वैसे ही एंटी ऑक्सीडाइज। तो एंटी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ये जो होता है BHA, ये सब जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं, इसको डाला जाता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर में रखो। तीसरा, नाइट्रोजन गैस को यूज़ करो। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो काफ़ी इनरिएक्टिव होता है, सॉरी अनरिएक्टिव, मतलब वो बोलता है भाई मैं किसी से भी ना घुलूँगा मिलूँगा नहीं, मैं अपना सिंगल खुश हूँ, मुझे किसी के साथ रिएक्ट करना ही नहीं है। काहे को रिएक्ट करना भाई, दिल विल टूट जाएगा, क्या मतलब, उससे जब सिंगल रहो, खुश रहो। ठीक है, अच्छा ये सब आपके मस्त क्वेश्चन है यार, मज़ा आ गया करके। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डीप इन अ ब्लू कलर। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो ये ब्लू कलर सोल्यूशन बोलने से आपके दिमाग में आना चाहिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये आपका वाई है, YSO4। समटाइम्स अ लेयर ऑफ मेटल वाई फॉर्म द सॉल्ट सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल स्ट्रिप एक्स। मतलब ये जो वाई का जो मेटल है, वाई जो है वो किसी मेटल के साथ एक सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मेटल एक्स जो है इज़ डीप इन स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज़ डीप्ड, वो डीप नहीं है, डीप्ड है, मतलब अंदर डूबा हुआ, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और ये बोल रहा है कि ये एक्स जो है वो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ होता है। तो देखो गैल्वेनाइजेशन, आई डोंट नो आपने पढ़ा तो होगा, बट ठीक है, इसको याद रखना, गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो जिंक ये सब यूज़ होता है। ठीक है, तो मेटल एक्स क्या होगा यहाँ पर, जिंक। वाई क्या है, वाई इज़ कॉपर। ठीक है, मेटल वाई क्या है, कॉपर ना है भाई, ग्रीन ग्रीन आपका सॉल्यूशन बोल रहा है। ठीक है, नेम द मेटल सॉल्ट YSO4, ये तो आपका कॉपर सल्फेट है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या हो रहा है, Zn प्लस CuSO4, तो जिंक आपका डिस्प्लेस कर देगा ZnSO4 प्लस Cu, तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एलॉय, एलॉय यहाँ पर है ब्रास। ब्रास जो होता है, क्यों, क्योंकि ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, तो एलॉय पूछ रहे तो कॉपर जिंक, जैसे ब्रोंज कॉपर और टिन का होता है। मस्त क्वेश्चन था नहीं, मज़ा आ गया ना। ये दो क्वेश्चन है आपका अलग अलग। एक ब्लैक मेटल एक्स, ब्लैक मेटल बताया तो था, याद है भाई, कॉपर नहीं बताया था क्या, क्या बात है यार। एक्चुअल में ब्लैक मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो होता है ब्लैक मेटल। ठीक है, व्हेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड एक्स इज हीटेड विद अ कलरलेस गैस, अब कलरलेस गैस भी बोल रहे हैं, देन मेटल एक्स एंड अनदर कंपाउंड Y2O फॉर्म्ड। कोई एक मेटल है जो ब्लैक कलर का है, वो जब हीट करने पे, वो ब्लैक मेटल कंपाउंड नहीं है, वो ब्लैक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, ब्लैक मेटल ऑक्साइड इज हीटेड विथ कलरलेस गैस Y2, देन मेटल एक्स एंड अनदर कंपाउंड Y2O फॉर्म्ड। अच्छा ठीक है, देखो कलरलेस गैस जो होता है, बहुत सारे कलरलेस गैस होते हैं, लेकिन अपने को ये चीज़ पता है ब्लैक मेटल में हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा है, कॉपर। तो इसके हिसाब से तो आपका कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस गिव यू
Cu प्लस H2O गिव यू CuO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है इसके हिसाब से तो यही सब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड ब्राउन भी बोल रहा है। तो रेड ब्राउन आपका ब्रोमीन के बारे में बात करता है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। रेड ब्राउन एक तो ब्रोमीन होता है और जनरली जो आपका ये होता है कॉपर शाइनी ब्राउन होता है, तो रेड ब्राउन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर Ag के बारे में बात कर रहा है, अदरवाइज़ फिर वो आपको ब्लैक फोटोग्राफी इन सब क्वेश्चन से घुमाता। तो रेड ब्राउन इन कलर, इट डज़ नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एट ऑल, डज़ नॉट रिएक्ट भी बोल रहा है। गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑफ एनी, तो देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, चाहे कोई भी, मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी एसिड से वो गैस जनरली निकलता है, H2SO4, HCl, HNO3, सब में कॉमन क्या है, H मतलब हाइड्रोजन। तो गैस Y2 तो इतना तो समझ में आ गया कि ये गैस Y2 जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। मेटल X अभी इतना कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आगे पढ़ते क्या है, Y2O। तो Y2O जब इस रिएक्शन को किए तो ये पता चला कि H2O है, ठीक है। इस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और यहाँ से भी समझ में आ रहा है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सिर्फ वाटर ही होता है, ठीक है। विच कैन टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू, मेटल X, तो इसके हिसाब से मेटल X आपका कॉपर ही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि वो शाइनी रेड ब्राउन बोल सकते हैं उसको। गैस Y2 क्या है, हाइड्रोजन, ये बता दिया। ये होगा आपका कॉपर ऑक्साइड, Y2O आपका H2O। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगेन आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कोई डिस्प्लेस एसएस तो हो नहीं रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल MX से X, जैसे लाइट बोले तो आपका डायरेक्ट दिमाग चलना चाहिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में, और वहाँ पर AgCl AgBr, उससे अलावा तो और कोई था नहीं। एक गैस है X2 इज यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट, वेयर एस गैस X2 इज यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन में होता है, ठीक है। क्लोरीन गैस जो होता है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता था, एक तो वाइट वॉशिंग के लिए, दूसरा है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ सस्पेंशन। और देखो यहाँ पर बोल भी रहा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ऑब्वियस सी बात है कि AgBr के बारे में ही बात कर रहे हैं। मेटल X क्या है, सिल्वर, X2, Cl के बारे में बात कर रहे हैं। नेम द मेटल सॉल्ट, AgCl हो गया। नेम एनी टू सॉल्यूशन विच ऑन मिक्सिंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस अ पर्सिपिरेट। तो पर्सिपिरेट में ऐसा कि देखो यार, सिल्वर के ऊपर वाला आप कोई भी मेटल ले लो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, AgNO3 और NaCl, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर चुका है, और मैंने हर एक क्वेश्चंस तो भी मैंने इतना प्रैक्टिस करवाया नहीं है, बट हाँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करते बीच में आपको एक्सप्लेन कर चुका है। सो विद इन 1 आवर एंड 17 मिनट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो यार, यही बोल रहा है कि मेहनत करते रहो बस, और कभी किसी के ऊपर वो मत सोचना कि कौन क्या गलत कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त भी इसलिए आता है ना ताकि तुम अच्छे वक्त की कीमत जान सको, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ना ताकि हम उनसे उनकी असली पहचान कर सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम समय की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे की पहचान कर सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इट्स नॉट ओनली फॉर लाइफ, बट ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगी। तो अभी तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ना जो काम है ना, अपने काम से प्यार करो यार, है ना। ये जो इधर उधर के आज के डेट में डिस्ट्रैक्शंस है, सो कॉल्ड बॉयज़ और गर्लफ्रेंड, बंद कर दो। अगर है तो कम्प्लीटली अवॉइड करो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ना तो वो आपके जो फ़ीस है स्कूल का फ़ीस, ना अगर आप गर्ल है तो ना तो आपको बॉयफ्रेंड दे रहा है, अगर आप बॉय है तो ना आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे आपको आपके पेरेंट्स ही करते, तो आप उनके लिए वर्क करो, आप अपने टीचर्स के लिए वर्क करो। ये सब जो बकवास सी चीज़ें यार, नो वन इज़ देयर एट द एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है।
तो इतना इजी तो अभी पेपर होगा भी नहीं, तो अभी टाइम है, तो अभी से सुधर जाओ। और ना सिर्फ ये फ्रेंड वाले बात, बट आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर लग रहा है, ठीक है, कोई रिलेटिव्स ही आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जस्ट ईयरफोन लगा के अपना काम करते रहो, अपने दोस्त के घर चले जाओ। और मैं तो बोलता हूँ हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा दोस्त होना चाहिए ना, जिससे आप बिना कुछ सोचे समझे खुल के बता सको। मेरे लाइफ में एक है, मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसको बताना है, उसको मेरे लाइफ के बारे में हर एक मोमेंट्स पता है यार, है ना। वो मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो अपन कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, तो आप अपने टीचर से इतना कनेक्ट हो जाइए, या अपने फ्रेंड के साथ भी इतना कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन आज के डेट में फ्रेंड्स भी आपको भरोसे लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े से इमोशनल हुए और लग रहा है नहीं यार ये तो किसी को बताएगा नहीं। नहीं भाई, थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला सेंस लाओ, आपको भरोसा है तब आप उसको बताओ, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने तक रखो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, ठीक है। तो हो सकता है ये लास्ट सेशन हो फॉर समरी लेक्चर, इसके बाद मैं इसमें प्रोवाइड ना करूं, शॉर्ट में कभी कुछ वीडियोस डाल सकता हूं। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते एक शायरी हो जाए, हालांकि ये मेरी नहीं है, बट ये जिसकी है वो काफ़ी अच्छा शायरी करता है, ठीक है। आप उसका नाम भी जानते होंगे, और ये जो उसकी शायरी है वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है कि मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं, मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही, जब तक तालियों से भर न दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से स्कोर करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और हाँ, लास्ट में कि जो धमदा सिटीजन्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो एक बार बात कर लो यार, है ना, अपने फ़ायदे के लिए ही बात कर लो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वो मुझे भरोसा है। आप वो नेपोटिज़म के उसमें मत जाओ कि ये इतना साल से पढ़ा रहा है, थोड़ा न्यू भी एक्सपीरियंस करो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय।